मालूम है क्या है? हाँ, अगर समझो तुम्हारा ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्विलिब्रियम पे एक्सप्रेस नहीं किया है। देखो ये कॉन्सेंट्रेशन पहले कैसे एक्सप्रेस किया था, एज अ इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। तो मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिया, दो अलग अलग वर्ड हैं, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ कभी लेते हैं जब इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, तो नहीं तो नहीं ले सकते, समझा। जरूरी थोड़ी हर बार इक्विलिब्रियम ही आएगा। समझो कभी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास नहीं है तो वो टाइम पे हम लोग केसी नहीं यूज कर सकते, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं यूज कर सकते। वो टाइम पे यूज करेंगे रिएक्शन कोएफिशिएंट। क्या यूज करेंगे? रिएक्शन कोएफिशिएंट। याद रहेगा पॉइंट, बहुत सिंपल है। अगर इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन से आपका जो भी प्रोडक्ट रिएक्टेंट को एक्सप्रेस किया है तो यूज करने का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी। अगर इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन से एक्सप्रेस नहीं किया है तो क्या यूज करेंगे? रिएक्शन कोएफिशिएंट क्यूसी। वो केसी और ये सिंपल ना। पॉइंट नंबर 3 पढ़ो। When the concentration of reactant and product are not expressed in, यही बताना मैंने तुमको, हाँ, then we will use reaction quotient QC which is given by, ये भी वही है। अरे KC की जगह पे खाली मैंने QC लिखा है। QC सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करता है कि कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे चेक नहीं कर रहे हम लोग, समझा। और ये KC क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉन्सेंट्रेशन बराबर इक्विलिब्रियम पे चेक कर रहा है। यही लॉजिक है, सिंपल सा, समझा। KC QC क्या है? अब बहुत सिंपल सा आंसर देखो। अगर QC का आंसर मतलब सिंपल, KC का आंसर QC से बड़ा है। अगर KC का आंसर मतलब KC का वैल्यू QC से बड़ा है तो जो तुम्हारा रिएक्शन है ना वो राइट साइड में जाएगा, समझा। सिंपल लॉजिक है। अगर तुम्हारा KC का आंसर QC से छोटा है तो रिएक्शन लेफ्ट में जाएगा, समझा। अगर तुम्हारा KC का आंसर और QC का आंसर सेम है तो रिएक्शन वहीं रुका रहेगा। यही आगे का 3 पॉइंट है, समझा। अरे बहुत इजी है। इफ KC इज ग्रेटर देन QC रिएक्शन विल या फिर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट ना, मतलब बोल सकते हैं रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। अगर उल्टा हुआ KC लेस देन QC तो रिवर्स। अगर KC इक्वल टू QC उधर रहेगा, समझा। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो पढ़ते पॉइंट नंबर 4 पढ़ो। When the value of equilibrium constant Kc is greater than reaction quotient, then the given chemical reaction will move in forward direction, that is from left. फॉरवर्ड जाने का मतलब ऐसा जाने का ना, फॉरवर्ड तो ये लेफ्ट से राइट जाएंगे ना, समझा ना। समझा ना पॉइंट कैसा? एकदम इजी है। चलो ये हुआ ना, तो पहले लास्ट पढ़ो फिर बीच में आते हैं। ये पढ़ो, समझा। यहाँ से क्या है? अगर KC का वैल्यू QC से बढ़ा तो लेफ्ट टू राइट मतलब फॉरवर्ड, राइट है। अभी उल्टा भी करो, अगर KC का वैल्यू QC से छोटा है तो राइट टू लेफ्ट ना, ऐसा राइट से लेफ्ट जाएगा तो ये कौन सा रिएक्शन है? रिवर्स। यही पॉइंट है। पढ़ो लास्ट वाला, पढ़ो इजी इसके लिए पढ़ा रहे, पढ़ो। When the value of equilibrium constant Kc is less than the value of reaction quotient ना, then the chemical reaction will move in reverse direction, that is from right to left ना। क्लियर, एकदम सिंपल। चलो ये भी पढ़ लेते हैं, ये भी तुमको बताया ना, कुछ नहीं होने वाला है। अगर KC और QC का वैल्यू सेम है तो कुछ नहीं, उधर ही रुका रहेगा रिएक्शन, समझा ना। तो फॉरवर्ड ना तो रिवर्स, सिंपल। पढ़ो पॉइंट नंबर 5। When the value of equilibrium constant Kc is equal to the value of reaction quotient, then the given chemical reaction is said to be at equilibrium. इसका मतलब क्या है? Means it will neither move in forward and nor reverse, समझा। समझा ना पॉइंट? अरे इजी है, बहुत इजी है, तो समझा। पहला पॉइंट लिखो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, जो रट्टा है तुमको ऑलरेडी मालूम है। फिर KC का वैल्यू लिखो, फिर QC का वैल्यू लिखो। KC कभी यूज करते हैं इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन रहेगा तो, और QC कभी यूज करते हैं जब इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन नहीं। 3 पॉइंट तो इधर ही बन गया और 3 पॉइंट आगे का KC ग्रेटर देन QC, KC लेस देन QC, KC इक्वल टू QC, समझा ना। अरे बोलो, हो गया खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर गया, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 12। एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो हम लोग एप्लीकेशन ही पढ़ रहे हैं, 2-3 तो एप्लीकेशन, देखो 2-3 एप्लीकेशन, 3 के, हाँ 3 है। एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टू नो द एक्सटेंट, कितना रिएक्शन हो रहा है। और एक तीसरा इधर भी है, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच एलिमेंट। तो 3 एप्लीकेशन है। टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन वो हम लोग ने पढ़ लिया। अभी आगे टू नो द एक्सटेंट ऑफ, कितना रिएक्शन हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, कितना हो रहा है, समझा। तीसरा ही पढ़ेंगे हम लोग बाद में, ध्यान देते रहो सब लोग। चलो पढ़ते, पहला पॉइंट पढ़ो। द मैग्नीट्यूड ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये इधर 1 मिनट रुक जाओ। KC का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब KC का जो आंसर है वो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली है। डायरेक्टली का मतलब मालूम है क्या? अगर ये वाला पार्ट के सामने ये वाला पार्ट न्यूमर, जो चीज न्यूमरेटर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और जो डिनोमिनेटर में वो इनवर्सली, सिंपल लॉजिक है। तो प्रोडक्ट है ना ऊपर, प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन से KC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली है? डायरेक्टली। अच्छा, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन से KC कैसा प्रोपोर्शनल है? यही तो पॉइंट है, पहला पॉइंट पढ़ो, पहला पॉइंट पढ़ो।
द मैग्नीट्यूड ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सिंपल एकदम, ये चैप्टर ही बहुत सिंपल है, समझ गया रहेगा ना। आगे चलो भी कुछ रिएक्शन वगैरह करके देखते हैं। सेम सेम रिएक्शन, एक सीधा किया एक उसको उल्टा कर दिया। देखो वाटर किससे बना रहे हैं, ये रिएक्शन करके दिखाओ कि तुमको समझ में आ जाएगा। समझा, ओरली करते। देखो पहले क्या कर रहे हैं हम लोग, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऐड करके क्या बनाते हैं, वाटर। ये ऐसा फॉरवर्ड वाला रिएक्शन है, ऐसे समझो बराबर। तो वाटर क्या है, H2O है। H2O बनाने के लिए क्या क्या लगेगा तुमको, H2 लगेगा और H नहीं होता है ना, मान लो तुमको ना H2 होता है, O भी नहीं रहता है, क्या रहता है O2। तो इधर H2 लेना पड़ेगा और O2 लेना पड़ेगा, और बाजू में हमारे पास यहाँ पे क्या है H2O है, समझा ना। इधर कितना O लिया है, 2, इधर कितना O है, एक ही है ना, तो इधर 2 डाल देते हैं। देखो 2, समझा ना। लेकिन जैसे यहाँ पे 2 डाला वो तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गया, और इधर कितना हाइड्रोजन यूज किया था, तो पीछे 2 डाल देते हैं। देखो समझ गया रिएक्शन। यही रिएक्शन को बाजू में उल्टा लिखा है, देखो अरे यही रिएक्शन है, इसको उल्टा लिख दिया है, समझा क्या, समझा, सिंपल। चलो अब पढ़ते हैं। मतलब कितना रिएक्शन हो रहा है वो देखते। देखो एक सिंपल सा पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, अगर Kc का आंसर मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का आंसर 1 से बड़ा है, ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ा है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा रिएक्शन आगे जाएगा, फॉरवर्ड। समझा, इधर याद है फॉरवर्ड कभी जाता है, कभी जाता है बताओ, इफ Kc इज ग्रेटर देन Qc तो आगे जाएगा। इधर Qc Vc कुछ नहीं है हमारे पास, इधर नंबर के फॉर्म बात करो। अगर Kc का आंसर 1 से बड़ा तो फॉरवर्ड, अगर Kc का आंसर 1 से छोटा तो रिवर्स। समझा क्या, यही पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, पॉइंट नंबर 2। इफ द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ग्रेटर देन 1 देन द रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। बराबर, वो पढ़ते हैं, इधर पढ़ो। इफ द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज लेस देन 1 देन द रिएक्शन विल मूव इन रिवर्स डायरेक्शन। समझ में आ रहा है पॉइंट, बोलो, समझा एकदम। अब वो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर वगैरह लिखा है 500 केल्विन, मतलब ये टेम्परेचर पे हम लोग ने इसके लिए तुमको Kc का आंसर लिखने आएगा, बिना देखे जरा बताओ। 2H2 है, O2 है, और क्या है तुम्हारे पास 2H2O। तो बताओ Kc का आंसर में पहले ऊपर क्या लिखेंगे, 2 नहीं लिखते हैं, H2O एक्टिव मास ऑफ H2O रेज टू 2 अपॉन नीचे क्या आएगा, एक्टिव मास ऑफ H2 रेज टू 2, क्योंकि H2 के पीछे भी तो 2 है, जो पीछे वो ऊपर आएगा, फिर इनटू एक्टिव मास ऑफ O2, ऊपर 1 वगैरह लिखने की जरूरत होती है ना, वही तो लिखा है मैंने। देखो बराबर, जब सॉल्व किया 500 केल्विन पे तो हमको आंसर इतना मिलता है। कितना मिलता है आंसर, ये डायरेक्ट तुमको याद रखना पड़ेगा। 2 पॉइंट, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया इसके लिए, 2.4 इंटू 10⁻47। एक बात बताओ, क्या ये नंबर 1 से बड़ा है, बोलो ना, बड़ा है, इसका मतलब तुम्हारे ये केस में रिएक्शन कहाँ जा रहा है, फॉरवर्ड। पढ़ो नेक्स्ट वाला पॉइंट पढ़ लो। हाँ, फॉरवर्ड जा रहा है मतलब प्रोडक्ट ज्यादा रहेगा कि रिएक्टेंट ज्यादा रहेगा, प्रोडक्ट आगे जा रहा है तो प्रोडक्ट ज्यादा रहेगा, वही पॉइंट है। पढ़ो, एट इक्विलिब्रियम द प्रोपोर्शन ऑफ प्रोडक्ट इज मोर एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट ना, समझ गया रहेगा। इधर आते हैं, इधर देखो, इसके लिए बता सकते हैं ना, इसके लिए बता सकते हैं Kc का वैल्यू, बोलो क्या रहेगा, पहले प्रोडक्ट लिखते हैं, अरे यही है, इसको उल्टा कर दो ना, क्योंकि रिएक्शन ही उल्टा हो गया, बराबर। हाँ, तो जब इसमें चेक किया, एक बात बताओ, क्या ये नंबर 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है, ध्यान से देखो, बड़ा है कि छोटा है, कैसे मालूम पड़ रहा है छोटा है, हाँ 10 का माइनस पावर है, माइनस मतलब 0 पॉइंट के बाद 47 0 रहेगा, उसके बाद 41 आएगा। अरे -40 मतलब पीछे जाने का, तुमको ये पॉइंट को 48 स्टेप पीछे लेके जाने का है, तो 1 से छोटा हो गया ना 0 पॉइंट में ना, बराबर ना, समझना कैसा है। हाँ, तो ये तो 1 से छोटा हो गया, तो तुम्हारा रिएक्शन रिवर्स। अब बताओ किसका प्रोपोर्शन ज्यादा है, रिएक्टेंट का प्रोपोर्शन ज्यादा है कि प्रोडक्ट का प्रोपोर्शन ज्यादा रहेगा, क्योंकि पीछे जा रहा है रिएक्शन। पढ़ो लास्ट पॉइंट, एट इक्विलिब्रियम द प्रोपोर्शन ऑफ प्रोडक्ट इज, एक ही मतलब हुआ ना, प्रोडक्ट लेस है मतलब रिएक्टेंट ज्यादा है, एक ही मतलब है ना, तुम्हारी मर्जी, तुम लोग उल्टा भी लिख सकते हैं। एट इक्विलिब्रियम द प्रोपोर्शन ऑफ रिएक्टेंट इज मोर एज कंपेयर टू द प्रोपोर्शन ऑफ प्रोडक्ट। सिंपल लॉजिक है, समझा, इजी है, समझ गया रहेगा ना। 2 एप्लीकेशन समझा, टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, टू नो द एक्सटेंट ऑफ कितना ज्यादा रिएक्शन हो रहा है, समझा। अब आगे नेक्स्ट एप्लीकेशन पढ़ो, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टू कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ईच एलिमेंट। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन रहेगा आई थिंक, एक मिनट, पॉइंट में 2 बार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जा रहा है ना, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है वो एक्चुअल में, देखते हैं। टू कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच एलिमेंट, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है वो, ये जो है ना, ये इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन,
बराबर, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच एलिमेंट। स्टार्ट करते हैं, याद रहेगा एप्लीकेशन, याद रखो, टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, टू नो द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, टू कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच एलिमेंट। ईच एलिमेंट मतलब हर एक, ये एक एलिमेंट हुआ, ये एक एलिमेंट हुआ, ये, तो तीनों का इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे। समझा, समझा पॉइंट क्या है? चलो देखते हैं। तो स्टार्ट यहाँ से होता है, और देखो मैं यहाँ पे क्या, चलो करके दिखाता हूँ मैं तुमको, ये ऐसा नहीं समझेगा। ये जो रिएक्शन मैंने यूज़ किया है, मालूम है करके दिखाऊँ कैसे चलेगा? बोलो, करके दिखाऊँ? ठीक है, देखो तो दो चीज़, एटलीस्ट नाम देख लो, नाम क्या क्या यूज़ किया। देखो पहले मैंने क्या यूज़ किया, एसिटिक एसिड। पहले यूज़ कर रहे हैं हम लोग एसिटिक एसिड, उसका रिएक्शन इथेनॉल के साथ करेंगे और देखते हैं क्या बनता है। फिर सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, देखते हैं। एक सॉल्ट बनते हैं यहाँ पे वाटर पे। एसिटिक एसिड लिखते कैसे, वो देखो, एसिटिक एसिड देखो, दिख रहा है सबको बराबर? हाँ, एसिटिक एसिड मतलब होता है CH3C डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं क्या? एसिटिक एसिड, बराबर, याद रहेगा। एसिड मतलब दो कार्बन दिखाई दे रहा है, और एसिड में COOH वाला ग्रुप रहता है, दिखाई दे रहा है तुमको, COOH, बराबर ना, तो ये एसिड है। इसका रिएक्शन में करने वाला इथेनॉल के साथ, इथेनॉल मतलब अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, बराबर। तो इथेनॉल लिखते हैं कैसे? इथेनॉल के लिए तुमको पहले इथाइल लिखना पड़ेगा, C2H5, बराबर, इसको बोलते हैं इथाइल, और OH लगा दिया तो इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का आईयूपैक नेम होता है इथेनॉल, पढ़ा रहेगा 10th में ना। हाँ, ये दोनों को जब भी रिएक्शन करेंगे तो एक्चुअल में होता क्या है वो देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ से ये OH जो है यहाँ का H को ले लेता है, ऐसा दिखाई दे रहा है क्या तुमको? ये OH क्या करेगा, पीछे वाला H को ले लेगा और क्या बनाएगा बताओ? अरे OH और H मिलके क्या बनता है? H2O ना। हाँ, तो यहाँ का OH ये H को ले लिया, बताओ क्या बना दिया? H2O, मतलब प्लस में वाटर तो मिलेगा कंफर्म, समझा? अब देखो बचा क्या, ये ऑक्सीजन का एक बॉन्ड खाली है, तो ये दिख रहा है ऐसा घूम के आके ऐसा अटैच हो जाता है यहाँ से, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो देखो क्या बनेगा बताओ, क्या है बताओ हमारे पास स्टार्टिंग से? CH3C डबल बॉन्ड O, और O एज, ये दिख रहा है इतना पार्ट एज इट इज है, बराबर ना, ये आके ऐसा अटैच ना, तो बोलो क्या आएगा? C2H5, समझा? बोलो, समझा? समझा ना? नहीं समझा? तो क्या, आप देखो कोई भी एसिड में से H निकलता है ना, और उसके पे कुछ भी हम लोग लगा देते हैं तो वो बन जाता है 8, लास्ट में वर्ड यूज करने का 8। कैसे समझो, देखो समझो मेरे पास फॉर्मिक एसिड है, HC डबल बॉन्ड OH, बराबर, ये फॉर्मिक एसिड है, एंट में रहता है ना, पढ़ाया था ना तुमको। फॉर्मिक एसिड में से मैंने एक H निकाल दिया, बराबर, और यहाँ पे सोडियम लगा दिया, तो ये बन जाएगा सोडियम फॉर्मेट। क्या बन जाएगा? कैसे मालूम पड़ा? मालूम मेरे को? अरे पहले नाम क्या था? फॉर्मिक एसिड ना, बराबर ना, तो IC एसिड निकाल देने का और 8 लगाने का, 8 ATE, और जो भी ऐड किया उसको पीछे रहेगा, Na क्या पीछे आएगा? Na मतलब क्या रहेगा? सोडियम फॉर्मेट, समझा? सोडियम फॉर्मेट, समझा? एक और चीज, मेरे पास एसिडिक एसिड है, CH3C डबल बॉन्ड OH है, बराबर, एसिडिक एसिड है। एसिड में से जब भी H निकालते और कोई दूसरा एलिमेंट लगा दिया तो पहले वो एलिमेंट का नाम लिखते, K मतलब क्या? पोटेशियम, बराबर, पोटेशियम। नाम क्या था बताओ एसिड का? एसिटिक एसिड, याद है? एसिटिक एसिड में से क्या निकालते हैं हम लोग? IC एसिड। IC एसिड निकाल दो, बताओ क्या बचेगा? एसिड ना, एसिड रहता है, एसिड बचेगा ना, और क्या लगाते हैं? 8, समझा? कैसे निकालते हैं नाम? अरे नाम बनाने क्या रहता है, समझा? फॉर्मिक एसिड से निकाला, मतलब फॉर्मिक एसिड से फॉर्मेट बनेगा, एसिटिक एसिड से एसिटेट बनेगा, समझा? प्रोपियोनिक एसिड से प्रोपियोनेट बनेगा, ऐसा। तो एक बात बताओ, पहले कौन सा एसिड था? एसिटिक एसिड था, बराबर, इसमें से H निकाला, बराबर, मतलब 8 बनेगा, कंफर्म 8 बनने वाला है, बराबर। कुछ तो आके अटैच भी होना चाहिए ना, जैसे उधर सोडियम आके अटैच हुआ था तो सोडियम हो गया, बराबर। इधर कौन आके बताओ, ये आके अटैच हुआ ना, क्या बोलते हैं इसको? हाँ, इथाइल आके अटैच हुआ ना। अरे इथाइल, इतने ये जो ग्रुप आके अटैच हुआ उसके नाम, उसका नाम की बात कर रहा है, इथाइल बोलते हैं। इथाइल आके अटैच हुआ, जैसे सोडियम आके अटैच तो पहले नाम सोडियम आता है, तो कौन पहले आके अटैच हुआ? तो पहले इथाइल आएगा, बराबर। किस में अटैच हुआ था? एसिडिक एसिड, तो एसिड लिखने का IC एसिड हटा के 8, समझा? नाम कैसे आया? इथाइल एसिटेट, समझा? अगर प्रोपाइल आके अटैच होता था तो प्रोपाइल एसिटेट, समझा ना? इजी है, समझ गया रहे क्या हो रहा है? तो ये रिएक्शन हमने क्या किया, हम लोगों ने किसको किससे रिएक्ट किया है? एसिटिक एसिड को किससे रिएक्ट किया है? इथेनॉल से। क्या बनाया? इथाइल एसिटेट प्लस वाटर, बराबर। तो ये रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है। देखो
ये हम लोग ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि स्टार्टिंग में मैं इसको 2 मोल यूज़ करता है, इसको भी 2 मोल यूज़ करते हैं बराबर, और ये कितना बना वो हमको नहीं मालूम है। एक बात समझो, एसिड ये जो है ना एसिटिक एसिड, ये एक वीक एसिड है। कैसा एसिड है? ये आगे थोड़ा 12th में पढ़ेंगे, अभी बता दे रहा है। एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड। जो भी चीज़ वीक होता है वो कंप्लीटली कभी भी डिसोसिएट नहीं होता है। जैसे कि ये 2 मोल था, तो ये पूरा का पूरा 2 मोल यूटिलाइज नहीं होने वाला है। क्यों? बिकॉज एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड। समझा? समझा पॉइंट क्या है? जो भी चीज़ वीक एसिड वीक बेस रहेगा वो कभी भी पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं होता रिएक्शन में। समझा? तो मैंने 2 मोल यूज़ किया, तो क्या 2 का 2 मोल पूरा जाएगा? नहीं, कुछ मोल बच जाएगा तुम्हारे पास। समझा? वैसे इथेनॉल के साथ भी है बराबर, ये भी 2 मोल है ना, तो पूरा का पूरा यूटिलाइज नहीं होने वाला है। समझा क्या बोलो? समझा? कैसे मालूम पड़ता है पूरा यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है मतलब पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। अगर सिंगल एरो रहेगा तो पूरा कंप्लीटली डिसोसिएट होता है मॉलिक्यूल और पूरा का पूरा यूटिलाइजेशन होता है। शॉर्टकट है, रिवर्सिबल दिखा मतलब क्लियर समझ लो, यूटिलाइजेशन जितना भी यूज किया वो सब पूरा नहीं यूज हुआ है। सिंपल लॉजिक ना। चलो नीचे वाला पॉइंट पढ़ो। इफ वी रिएक्ट 2 मोल ऑफ एसिटिक एसिड विथ 2 मोल ऑफ इथेनॉल इन V लीटर, V मतलब वॉल्यूम ना, इन V लीटर्स, लेट अस फाइंड द कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कहाँ गया? हाँ, इक्विलिब्रियम मिक्सचर दिख रहा है। इसका इक्विलिब्रियम पे अलग अलग चीज का क्या क्या कॉन्सेंट्रेशन है वो निकालने वाले हम लोग, राइट है? ये दिख रहा है, ये 2 चीज जो बना है इसका हम लोग क्या निकालने वाले? इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन कितना आता है। इक्विलिब्रियम है ना, इक्विलिब्रियम पे जो भी कॉन्सेंट्रेशन रहेगा सो हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन बराबर। मैंने एज्यूम किया, मुझे नहीं मालूम है इसका आंसर, मैं आंसर कितना ले रहा है x, और इसका आंसर कितना लिया है x। ऐसा एज्यूम करके चलते हैं बराबर, ऐसा एज्यूम करके चलते हैं। चलो अभी थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स है इसमें, स्टार्ट करते। देखो इधर कुछ मैंने पॉइंट लिखा है क्या? अच्छा आगे बाकी है ना, लिख रहा है इक्विलिब्रियम मिक्सचर का तुमको क्या निकालना है? इंडिविजुअल क्या निकालना है? कॉन्सेंट्रेशन। इसका तो हमको ऑलरेडी मालूम है, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर मेन चाहिए तुमको, इसका कैसे निकालते बताएगा, बहुत ईजी है। आगे जरा पॉइंट पढ़ो पहले। कंसिडर x मोल ऑफ इथाइल एसीटेट एंड वाटर, दोनों x मोल है, इज फॉर्म्ड व्हाइल द वैल्यू ऑफ Kc4 दिया पहले से। ये रिएक्शन के लिए Kc का वैल्यू कितना रहता है? चलो पहले Kc बताओ जरा मेरे को, Kc क्या रहता है बताओ। ये रिएक्शन के लिए Kc का फॉर्मूला पहले आएगा एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट ना। प्रोडक्ट में 2 चीज़ है, कौन सा बताओ? शॉर्टकट में लिखेंगे, इतना लिखेंगे CH3COO, दिख रहा है CH3COO लिख दिया। फिर क्या आएगा? C2H5 बराबर है, बोलो समझा रहेगा ना? हाँ, इनटू पावर वर्क कुछ है क्या? पावर पीछे कुछ नहीं बने, कुछ नहीं आएगा। आगे बताओ, ये तो इजी है, H2O बराबर ना, अपॉन एक्टिव मास किसका लेंगे? इसका। शॉर्ट फॉर्म बताओ क्या आएगा? CH3COOH एसिटिक एसिड इनटू C2H5OH, C2H5OH, राइट है? पूरा समझ में आ रहा है? Kc का वैल्यू तुमको ऑलरेडी मालूम है ना, Kc का वैल्यू तुमको मालूम है। अच्छा ये बॉक्स को बोलते हैं क्या है? नहीं, इक्विलिब्रियम पे है तो उसको कॉन्सेंट्रेशन को नाम बोलेंगे इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। समझा? बाय डिफॉल्ट नाम रहता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन इक्विलिब्रियम पे रहेगा तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। समझा? बहुत इजी है इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन का। देखो कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या होता है, तुम लोग नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर दो वॉल्यूम से। किससे डिवाइड कर देंगे? इसको ही बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। अरे पढ़ा है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, क्या बोलते हैं उसको? भूल गए? कैसा याद रखेंगे 12 तक? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन क्या होता है? मोलैरिटी। मोलैरिटी पढ़ा है ना सोल्यूशन में? हाँ, मोलैरिटी मतलब ही कॉन्सेंट्रेशन, याद रखो। हाँ, तो एक बात समझ में आ गया, अगर तुमको कॉन्सेंट्रेशन निकालने का है तो किसको किससे डिवाइड करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, मिल गया कॉन्सेंट्रेशन। चलो तो एक ही का कॉन्सेंट्रेशन निकालना स्टार्ट करते हैं। पहले इसका कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं। इसका जरा मुझे बताओ, यहाँ से देख के नंबर ऑफ मोल्स कितना है? अरे ये चीज का नंबर ऑफ मोल्स कितना है रिएक्शन में देख के बताओ ना। x लिखा है ना नीचे, x मोल है बराबर है। कितना है? x। ये तो नंबर ऑफ मोल्स है, डिवाइड किससे करना पड़ेगा? वॉल्यूम हमको दिया है ना, V लीटर में। याद है क्या? इधर किधर तो पॉइंट आया इसमें V लीटर बोला था, देखो V बोला था ना। तो ये किसका कॉन्सेंट्रेशन है? इथाइल एसीटेट ना। हाँ, इनटू किससे करेंगे? इसके कॉन्सेंट्रेशन से। चलो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए वाटर के नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करना पड़ेगा ना वॉल्यूम से। बताओ जरा रिएक्शन को देख के, वाटर का नंबर ऑफ मोल्स कितना है? x है, तो x को डिवाइड किससे करूं? v से, द होल अपॉन एसिटिक एसिड का जरा नंबर ऑफ मोल्स चेक करो। 1 मिनट रुक जाओ, गलत हो जाएगा यहाँ पे। देखो जरा लॉजिक समझो। 2 मोल्स तो मैंने स्टार्टिंग में यूज किया था, 2 मोल्स तो मैंने स्टार्टिंग में यूज किया ना। स्टार्टिंग में 2 मोल था एसिटिक एसिड, स्टार्टिंग में 2 मोल इथेनॉल था। रिएक्शन आगे आगे बढ़ा, क्या 2 मोल ही रहेगा?
थोड़ा कम होएगा ना, समझा? अरे बोलो, नहीं समझ में आ रहा है? पूरा कम हो जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि वो वीक एसिड है, समझा? तो थोड़ा कम हो जाएगा। 2 था स्टार्टिंग में, लेकिन हम लोग कभी चेक कर रहे हैं, हम लोग कौन सा कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हैं? इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे चेक करने का ना, इक्विलिब्रियम मतलब रिएक्शन थोड़ा आगे आ गया है, अब 2 मोल नहीं है। 2 मोल में से x मोल गया, बचा कितना बताओ? अरे 2 मोल में से x मोल गया, 2 मोल में से x मोल यूटिलाइज हो गया है, तो बचा कितना? 2 माइनस x ना, बराबर ना? तो ये एसिटिक एसिड का कितना मोल से 2 माइनस x मोल बचा है, डिवाइड किससे करूँ? v से ना, वॉल्यूम। आगे बताओ। सेम इसका, ये भी 2 मोल था स्टार्टिंग में, लेकिन हम लोग इक्विलिब्रियम पे चेक कर रहे हैं, तो कितना आएगा? 2 माइनस एक्स डिवाइड करेंगे वॉल्यूम से, तो बन गया कॉन्सेंट्रेशन। बराबर? कैंसिल वैंसिल होता है कुछ? बोलो ना, हो रहा है? कौन कौन हो रहा है? ये वी और ये वी ना, बराबर है? अच्छा, वो आगे बहुत सारा मैथमेटिक्स पॉसिबल है। एक्स इंटू एक्स, अरे क्या मूर्ख लोग हैं तुम लोग, एक्स स्क्वायर होता है ना। 2 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स क्या होता है? 2 माइनस एक्स द, अरे मैथ थोड़ा बहुत तो या केमिस्ट्री पढ़ा, इसका मतलब थोड़ी मैथ्स भूल जाएंगे, बराबर ना? राइट है? तुम्हारे पास क्या केसी का वैल्यू है? कितना है? दिया है ना इधर, 4। चलो लिखते हैं, केसी का वैल्यू 4 है, और हमारे पास यहाँ पे है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स द, क्या करूँ? मेरे को एक्स चाहिए, अरे मेरे को एक्स चाहिए, यहाँ से एक्स, क्या करूँ? बोलो, अरे क्या करूँ इसमें, एक्स कैसे निकालूं? हाँ, अरे बोलो ना, अरे क्या मैथ्स नहीं आ रहा तुमको? इसमें क्या करूं जिससे मुझे x मिल जाए? नेक्स्ट स्टेप क्या रहना चाहिए? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये क्या दो जगह स्क्वायर नहीं दिख रहा है? ये साइड होल स्क्वायर है ना, अरे दोनों के पास इंडिविजुअल स्क्वायर, मतलब एक साथ स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं ना। इतना दिमाग में क्लिक होना चाहिए तुमको। दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 क्या बन जाएगा? 2। इधर स्क्वायर रूट लूँ तो स्क्वायर स्क्वायर गया, क्या बचा? x अपॉन 2 माइनस एक्स ना। क्या चाहिए तुमको? x चाहिए। 2 माइनस इधर भेजू क्या? 2 माइनस एक्स जब 2 से मल्टीप्लाई होएगा, बताओ क्या बनेगा? 4 माइनस 2x, राइट? 4 माइनस 2x का आंसर x चाहिए ना, तो सब x को एक साइड रखूं, बराबर? माइनस 2x उधर गया, प्लस 2x होएगा, और पहले से उधर एक x है, x प्लस 2x 3x, तो 3x का आंसर कितना? 3x का आंसर कितना? 4। x का आंसर कितना? 4/3 ना। कितना होता है 4/3? 1.333 शायद ना। अरे 3 1 3 होता है, बचा 1 ना, 10, तो 3 3 9 9 होगा ना। तो एक्चुअल में तुमको x का आंसर मिल गया। x का आंसर कितना? 1.333। समझा? ऐसा होते होते जाएगा, समझा क्या? तो बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल एसीटेट फॉर्म कितना है? 1.3333 ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म, अरे वाटर कितना मोल बना? 1.3333, बराबर ना? दोनों x ही है ना। अगर मैं तुमको पूछूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड एट इक्विलिब्रियम कितना है? अगर मैं तुमको पूछूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिडिक एसिड एट इक्विलिब्रियम कितना है? कितना? 2 माइनस एक्स कि 2? 2 माइनस एक्स का वैल्यू है ना तुम्हारे पास, तो डालो, निकालो, वो भी निकालो। 2 माइनस एक्स क्या आएगा? 2 माइनस एक्स कर लो। 2 कितना? 2.000, 1.333, राइट ना? 10 सब 9 9 होएगा, और ये 1 ना, कितना? 7। बोलो आगे 6, फिर 6 0 पॉइंट ना, समझा? तो 2 माइनस एक्स कितना मिल रहा है? 0.6667 हो जाएगा, समझो ऐसा कुछ, 667। समझा क्या है? तो बता सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पे इथाइल अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन कितना? मैं इथाइल अल्कोहल पूछ रहा है, इथाइल अल्कोहल कितना रहेगा? उतना ही रहेगा ना, क्योंकि इथाइल अल्कोहल भी तो स्टार्टिंग में 2 मोल था। अगर मैं पूछूं तुमको एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, तो कितना रहेगा? इजी है, हार्ड नहीं है, इजी है, बराबर? समझा ना? इधर दिमाग लगता है, देख के लग रहा है कि 2 मोल है, लेकिन भूलो मत इक्विलिब्रियम पे चेक करना। के मतलब क्या? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन पे चेक करता ना। हाँ, तो इक्विलिब्रियम पे सब समझा कैसे निकाला? समझा? बोलो, क्लियर रहेगा ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। लिंक बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये केमिकल काइनेटिक्स पे पूरा का पूरा चैप्टर है 12th में, बराबर? केमिकल काइनेटिक्स 12th में पढ़ेंगे। तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या है वो देखते हैं।
या देख केसी बनाया कैसे था, मैंने कल का डेरिवेशन में बनाया था ना केसी, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन को डिवाइड किया था रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन, मतलब केएफ को केआर से डिवाइड किया तो केसी बना था, याद है? वो टाइम मैंने तुमको इसका डिफाइन भी याद कराया था, है ना? क्या बोलते हैं इसको? इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन टू द रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स। यही पहला पॉइंट है, पढ़ लो एक बार, पढ़ो क्या देखो। Equilibrium constant is defined as the ratio of rate constant for forward reaction to the rate constant of reverse reaction। इजी है ना एकदम, बराबर है। चलो अब कुछ इधर देखते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दो चीज आया ना। रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन को डिनोट किससे करते हैं? KF। रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन किससे डिनोट करते हैं? KR, बराबर है ना? हाँ चलो तो देखते हैं कि KF अगर ग्रेटर देन KR है और KF अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू KR है तो क्या क्या होता है। हमको पहले से बहुत इजी से समझ में आता है। देखो अगर KF KR से ज्यादा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा कि रिवर्स आएगा? बोलो ना। अरे KF अगर KR से ज्यादा है तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड में जाएगा, बराबर ना। रिएक्शन कंप्लीट होगा कि नहीं होगा? होएगा ना, क्योंकि फॉरवर्ड जा रहा है, कंप्लीट होने वाला है, समझा? एक और चीज, क्या रिएक्शन रिवर्स आ सकता है? कैसे आएगा? KF का आंसर KR से बड़ा है ना। अगर मैं बोलूं कि KR का आंसर भी KF से बड़ा रहेगा बाद में जाके तो आएगा ना। अभी सिर्फ मैंने क्या बोला है? KF KR से बड़ा है तो खाली आगे जाएगा ना, समझा? तो 3 पॉइंट है जो मैंने बताया वही है। पहले बात तो यहाँ पे क्या रहेगा जो, अच्छा एक बात बताओ, KF का आंसर बड़ा ना और KR का आंसर, कोई भी बड़ा नंबर को छोटा नंबर से डिवाइड करेंगे तो KC का आंसर बड़ा आएगा कि कम आएगा? बड़ा आएगा ना। अरे KF न्यूमरेटर बड़ा नंबर है, डिनोमिनेटर छोटा नंबर है, समझो 1000/2 बड़ा ही ना, 500 ना, बड़ा ही नंबर आएगा। तो मतलब है अगर इफ KF इज ग्रेटर देन KR देन द वैल्यू ऑफ KC इज वेरी हाई, बराबर। यही तुम्हारा पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट, तुम्हारा रिएक्शन ऑलमोस्ट गोज टू कंप्लीशन क्योंकि KF ग्रेटर देन KR है ना, कंप्लीट होएगा ना रिएक्शन। फिर तीसरा, रिएक्शन पीछे नहीं आने वाला है, क्यों? क्योंकि सिर्फ KF ग्रेटर देन KR है, बराबर ना। अगर इन केस KR ग्रेटर देन KF रहता तो वो रिवर्स आता, नहीं तो नहीं आता, समझा? पॉइंट एक एक पढ़ते। चलो पहला याद है ना, ऐसी ओरली बता दो, देखो पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो ये देखो और इधर आओ, ये पढ़ने की जरूरत है। देखो कैसे खुद से बनाओ ना पॉइंट। व्हेन क्या बोलते हैं KF को? बोलते क्या है? इफ वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन देन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज वेरी हाई। यही तो पॉइंट है, पढ़ो। देखो जो मैंने बोला वही लिखा रहेगा। When the value of rate constant for forward reaction is greater than the rate constant for reverse reaction, then the value of equilibrium constant is, बराबर है। अच्छा एक बात बताओ, अगर KF और KR का आंसर एकदम मैच होता है, जैसे कि ऊपर 2 है और नीचे 1.999 है, तो बताओ आंसर कितना आएगा KC का? अरे क्या, ऊपर 2 है और नीचे 1.999 है, मतलब 2 के एकदम नजदीक है ना नीचे नंबर, तो कितना आएगा आंसर? अरे 1.999 मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली 2/2 1। तो ये केस में KC का आंसर कितना आएगा? समझा? पॉइंट एकदम सिंपल है। व्हेन द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ये साइन को बोलते हैं अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, क्या बोलते हैं? हाँ, व्हेन द रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन देन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1। समझा? वही लिखा देखो, रहेगा ना। अरे एग्जैक्ट वही, एकदम सिंपल पॉइंट है, बराबर। सेकंड पॉइंट याद है, इधर रिएक्शन कंप्लीट होगा। फर्स्ट वाले केस में रिएक्शन कंप्लीट, और यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट हो सकता है क्या? फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं होएगा ना, दोनों का वैल्यू सेम है ना, नहीं होएगा। तो यहाँ पे लिखा नेवर गोज टू कंप्लीशन। चलो सेकंड पॉइंट पढ़ो। When the value of rate constant for forward reaction is greater than the rate constant for reverse reaction, the reaction almost goes to completion. इधर never goes to completion. पॉइंट फिर पढ़ो क्या है, उधर देखो खुद से बनाओ। When the value of rate constant for forward reaction is approximately equal to rate constant of reverse reaction, the reaction will never go to completion. Easy ना? हाँ, इधर irreversible और जो थोड़ा अलग पॉइंट एकदम, पढ़ो जरा पॉइंट पढ़ो। When the value of एक मिनट जरा पॉइंट सुनो, इधर तक पूरा सेम रहता है क्या? तीनों जगह पे वही है, तीनों जगह पे वही है ना, तो बिना देख के बोल सकते, बोलो क्या है? When the rate constant for forward reaction is greater than the rate constant for reverse reaction, then the reaction is irreversible. कभी रिटर्न आ ही नहीं सकता है रिएक्शन,
सबका तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट तो सेम ही है ना, 75% पॉइंट्स में सिर्फ लास्ट का लगाता है, ये थोड़ा सा अलग पॉइंट है, पढ़ लो क्या है। कंपेरेबल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर प्रेजेंट, क्योंकि दोनों का वैल्यू तो सेम सेम है ना, तो जो KF का आंसर जो है, जो भी आंसर रहेगा रिस्पेक्टिव आंसर, उसमें अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन निकाला और जो KR के लिए कॉन्सेंट्रेशन निकाला, ऑलमोस्ट दोनों मैच होने वाले, कंपेयर कर सकते हैं हम लोग, समझा ना, क्योंकि दोनों का वैल्यू तो सेम सेम है, राइट। चलो एक लास्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या है, ली चैटलर्स प्रिंसिपल, बराबर, क्या, ली चैटलर्स प्रिंसिपल, बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है, देखते हैं इसके ऊपर आगे भी, इसका भी एप्लीकेशन है, 3-4 एप्लीकेशन है, कल करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। क्वेश्चन याद रहेगा क्या, ली चैटलर्स प्रिंसिपल, देखते हैं क्या है ली चैटलर्स प्रिंसिपल। देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, अगर पहले से कोई एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, अगर पहले से कोई एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, अगर मैं वो फैक्टर्स को चेंज करूं, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा है, एक रिएक्शन है हमारे पास जो पहले से क्या है इक्विलिब्रियम पे है, और कुछ फैक्टर्स है जो उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, अगर मैं वो फैक्टर्स को थोड़ा बहुत चेंज करने का ट्राई करूं, तो ये जो है ना, जो तुम्हारा इक्विलिब्रियम है वो कम से कम इफेक्ट होएगा उसमें, ऐसा है। चलो एक काम करते हैं, पढ़ते तो क्लियर समझेगा, ऐसा नहीं समझेगा, पढ़ो जरा क्या। इट स्टेट्स दैट व्हेन द सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर, रुक जाओ, समझा, एक सिस्टम है मतलब एक रिएक्शन है जो पहले से कैसा है इक्विलिब्रियम, उसके फैक्टर को चेंज कर दिया, इज सब्जेक्टेड टू चेंज इन एनी फैक्टर, अच्छा ये वो वाला फैक्टर है जो तुम्हारे इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकता है, उसको चेंज कर रहे हो तुम लोग। It states that when a system at equilibrium is subjected to change in factor, ना change in factor determining the, मतलब जो इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करता है, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम प्रॉपर है, अगर वो फैक्टर को ही चेंज कर दो तो क्या होएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन, देखो एक मिनट यहाँ तक याद है, यहाँ पे चेंज इन अ फैक्टर डिटरमाइनिंग द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ सिस्टम, यहाँ तक पॉइंट, एक पॉइंट है, आगे पॉइंट पढ़ो। सिस्टम रेस्पॉन्ड करेगा क्योंकि उसका एक फैक्टर को चेंज, एक क्या कुछ भी फैक्टर को चेंज किया तो सिस्टम रेस्पॉन्ड करेगा, कैसे रेस्पॉन्ड करेगा वो पढ़ते हैं। सिस्टम विल रेस्पॉन्ड इन सच अ वे एज टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ चेंज, जो वहां पे हम लोगों ने इफेक्ट किया था ना, जो भी चेंज किया था, तो इक्विलिब्रियम अपने आप को ऐसा एडजस्ट करके लेगा कि उसमें कम से कम चेंज कर सकते हैं हम लोग, समझा है, मतलब वो अपने सिंपल सा लॉजिक है, ह्यूमन टेंडेंसी, कोई भी हमेशा हम लोग चीजों को मेंटेन करने का ट्राई करते हैं ना, वैसे इक्विलिब्रियम भी अपना इक्विलिब्रियम स्टेट को मेंटेन करने का ट्राई करेगा, कुछ भी फैक्टर चेंज करो वो अपने आप को एडजस्ट ऐसा करके लेगा कि वो फैक्टर में ज्यादा चेंज नहीं लेके आ सकते हम लोग, समझा क्या, अरे सिंपल पॉइंट है, तो समझ ली चैटल प्रिंसिपल क्या है। इट स्टेट्स दैट व्हेन अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू चेंज इन फैक्टर डिटरमाइनिंग द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ सिस्टम, सिस्टम रेस्पॉन्ड करेगा, सिस्टम विल रेस्पॉन्ड इन सच अ वे एज टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ चेंज, जो भी तुमने इफेक्ट को, जो भी तुम्हारा चेंज था वो अपने आप उसको मिनिमाइज कर लेगा, क्योंकि वो खुद इक्विलिब्रियम पे ना, वो नहीं चाहेगा कि मेरा इक्विलिब्रियम कोई आके डिस्टर्ब करे, सिंपल लॉजिक है ना। अब कौन सा फैक्टर है जिसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, बराबर, पढ़ो क्या है, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स ऑफ ली, मतलब या फिर ऐसा बोल सकते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ली चैटलर्स प्रिंसिपल, बराबर, क्या क्या फैक्टर है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया तो तुम्हारा इक्विलिब्रियम चेंज होता है, तो कॉन्सेंट्रेशन को डिस्टर्ब कर सकता है, दूसरा प्रेशर भी इफेक्ट करता है, बराबर है, मालूम है ना, कल का याद है डेरिवेशन जहां मैंने केसी बनाया था, याद है केसी बनाने के बाद मैंने पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लिया था, पी क्या रहता है प्रेशर में चेंज आया कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आएगा, समझा, तो कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आया तो इफेक्ट होएगा इक्विलिब्रियम में, दूसरा प्रेशर में चेंज आया तो भी इफेक्ट होने वाला है, आगे ये भी याद है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, टी क्या है, उधर भी चेंज हुआ तो भी इफेक्ट आएगा, समझा है, इक्विलिब्रियम में चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन कैटलिस्ट, मालूम है क्या होता है, पढ़ा रहेगा ना, जरूरी नहीं है ना, अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन ऐसा बोलना चाहिए, फास्ट मतलब क्या, देखो जरूरी नहीं, देखो अगर मुझे रिएक्शन फास्ट चाहिए तो कैटलिस्ट मुझे फास्ट करके देगा रिएक्शन, अगर मुझे स्लो चाहिए तो स्लो भी करके दे सकता, समझा। सर एक्चुअली मैं बोलने का मतलब है इट अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता है, बराबर, लेकिन रिएक्शन को अल्टर करके देता है, हमारे हिसाब से करके दे देता है। सबसे प्रॉपर डिफाइन क्या रहेगा, याद रहेगा, कैटलिस्ट अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, सिंपल पॉइंट है, समझिए आज जो पढ़ा है, आज तो बहुत इजी था, राइट। चलो एक बार देखते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। सबसे पहला एप्लीकेशन क्या पढ़ा, टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, इसमें बहुत इजी है, केसी का आंसर, केपी का, क्यूसी का आंसर, केसी का आंसर और क्यूसी का आंसर, केसी का आंसर ग्रेटर देन क्यूसी फॉरवर्ड रिएक्शन, केसी का आंसर लेस देन क्यूसी रिवर्स रिएक्शन, केसी का आंसर इक्वल टू क्यूसी कुछ नहीं होएगा, बराबर ना। फिर पढ़ा हम लोग ने सेकंड, टू नो द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, बराबर, यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट इधर है, अगर केसी का आंसर 1 से ग्रेटर तो फॉरवर्ड रिएक्शन, अगर 1 से कम तो
रिवर्स किया है, सिंपल लॉजिक है। फिर इधर आए, हम लोग ने हर एक एलिमेंट का क्या निकाला, कॉन्सेंट्रेशन निकाला ना। अरे इसका कॉन्सेंट्रेशन निकाला, इसका भी निकाला, इसका भी निकाला, सबका निकाला ना। इसका 2 - x मिला, याद है, और यहाँ पे x। ऐसा मत समझो कि 2 मोल है, 2 मोल तो स्टार्टिंग में था, हम लोग इक्विलिब्रियम पे चेक कर रहे हैं तो आधा तो खत्म हो गया है। वो कितना खत्म हुआ है, x, तो बचा कितना, 2 - x। x का याद है आंसर कितना था, 1.333 और 2 - x 0.66 या फिर 667 जो भी रहेगा तुम्हारा, ऐसा बराबर। हाँ, समझा लॉजिक कैसे किया था। फिर पढ़ा हम लोग ने क्या, लिंक बिटवीन ना केमिकल काइनेटिक्स और क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बहुत इजी देखा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का डिफाइन लिखा, Kf ग्रेटर देन Kr। 3 लॉजिक है, पहले Kc का आंसर बड़ा आता है, रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा, रिएक्शन कंप्लीट होएगा मतलब फॉरवर्ड में जाएगा और रिवर्स नहीं आ सकता है। इधर देखा Kf का आंसर इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू Kr, तो Kc का आंसर भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। फिर देखा रिएक्शन कंप्लीट कभी नहीं हो सकता है, बराबर। फिर देखा कि जो कॉन्सेंट्रेशन होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, इक्विलिब्रियम पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। फिर ली चैटलर प्रिंसिपल देखा, याद है प्रिंसिपल, याद कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट। पढ़ो क्या था, बिना देख के, इट स्टेट्स दैट व्हेन अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू चेंज इन एनी फैक्टर डिटरमाइनिंग द equilibrium condition of system, the system will respond in such a way as to minimize the effect of change। समझा, इजी है ना। हाँ, क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, किस केस की वजह से आता है, चेंज इन, सेकंड चेंज इन प्रेशर, थर्ड चेंज इन टेम्परेचर, फोर्थ चेंज ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट चेंज किया तो भी हो सकता है, समझा ना। तो ये जो भी चेंज करेंगे वो इक्विलिब्रियम अपना ऐसा एडजस्ट करके लेगा कि हम लोग कम से कम इसमें चेंज कर पाए। सिंपल सा लॉजिक है, समझा रहेगा ना। तो थर्ड लेक्चर कंप्लीट, ठीक है।